हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया विषय पर, जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है, 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट ससमय प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। वेदों की संख्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प 2 सही है, अर्थात वेदों की संख्या 4 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेद का क्या अभिप्राय है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ज्ञान दिलाना, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान का भंडार, ज्ञानार्जन करना। यहाँ वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञानार्जन करने से है, इस प्रकार विकल्प तो सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन काल की कल्पना में जो कुछ सर्वाधिक रोचक है उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ब होगा, अर्थात डॉक्टर राधाकृष्णन ने ही कहा, प्राचीन काल की कल्पना में जो कुछ सर्वाधिक रोचक है उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, संस्कृत, पाली, मैथिली, डोगरी। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, रामचरितमानस, उपनिषद, ऋग्वेद एवं गीता। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद, अर्थात विकल्प स सही है, अर्थात भारोपीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय हुआ है वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, उपर्युक्त सभी से। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से हुआ है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? 4 विकल्प दिए गए हैं, वेद धातु से, विद्या से, विद धातु से, विषद से। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुआ है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। 4 विकल्प दिए गए हैं, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। तो दिए गए विकल्प के अनुसार उपनयन संस्कार सही आंसर है, इसलिए विकल्प ए सही है, अर्थात वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुष का क्या अभिप्राय है? 4 विकल्प दिए गए हैं, यज्ञ, सेवा, शिक्षा, धर्म। इसका सही उत्तर है यज्ञ, अर्थात यजुर्वेद में यजुष का अभिप्राय यज्ञ से है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामदेव का शाब्दिक अर्थ है मंत्र जपना, गान, प्राण, सूर। सामदेव का शाब्दिक अर्थ गान से है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थवेद के रचनाकार हैं अथर्वा ऋषि, मनु, नारद, इंद्र। अर्थवेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि हैं, अतः विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, उपाय, समीपता, समीप बैठना, शिक्षा मांगना। यहाँ उपनिषद का शाब्दिक अर्थ दिए गए विकल्प के अनुसार समीप बैठना है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पराविद्या संबंधित है वैदिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, सामाजिक ज्ञान से, वैज्ञानिक ज्ञान से। पराविद्या आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, राजस्थान। सही उत्तर है तक्षशिला। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, अतः विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 110, 10, 20, 15। सही आंसर है 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऋक से क्या अभिप्राय है? इसका सही 4 विकल्प दिए गए हैं, वेदों में जो मंत्र पद्य रूप में है, वेदों में जो मंत्र गद्य के रूप में आते हैं, उपनिषद जो संस्कृत के रूप में है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वेदों में जो मंत्र पद्य के रूप में है उसे ऋक कहते हैं, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह वेद जिसमें चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद में चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, इसलिए विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, वायु, रुद्र, आदित्य। इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर है आदित्य। अर्थात वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आदित्य कहा जाता था, इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन जीवन 2 प्रकारों में विभक्त था। विकल्प दिया गया है, परा एवं अपरा, विवाह के पूर्व एवं विवाह के बाद, सगुण एवं निर्गुण, मृत्यु के पूर्व एवं मृत्यु के बाद। तो वैदिक कालीन जीवन परा एवं अपरा 2 भागों में विभक्त था, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्मा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, निवाण, कैवल्य, परा, अपरा। यहाँ पे सही उत्तर होगा परा, अर्थात विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, पास ले जाना, धर्म, कर्म। उपनयन का शाब्दिक अर्थ पास ले जाना है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वसु कहलाते थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, वे विद्यार्थी जो मात्र 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, वे विद्यार्थी जो 36 वर्षों तक अध्ययन करते थे, वे विद्यार्थी जो आजीवन अध्ययन करते थे। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वसु वे अभ्यर्थी कहलाते थे जो 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रुद्र कहलाते थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विद्यार्थी 36 वर्षों तक विद्या ग्रहण करते थे, जो विद्यार्थी 40 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, जो विद्यार्थी 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है अर्थात जो विद्यार्थी 36 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे वह रुद्र कहलाते थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। 4 विकल्प दिए गए हैं, पौष मास की अष्टमी से, पौष मास की नवमी से, श्रावण मास की पूर्णिमा से, श्रावण मास के नवमी से। सही उत्तर है वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शैक्षिक सत्र कब समाप्त होता था? 4 विकल्प दिए गए हैं, पौष माह की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, चैत मास के नवरात्र को या श्रावण मास के अष्टमी को। तो वैदिक कालीन गुरुकुलों में शैक्षिक सत्र समाप्त पौष मास की पूर्णिमा को होता था, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबिल से। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। इसका सही उत्तर है आदर्शवाद, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा आदर्शवाद जीवन दर्शन पर आधारित है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अंतेवासीन कहा जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं,
बौद्धकालीन छात्रावास को, जैनकालीन अध्ययनशाला को। तीसरा विकल्प है वैदिककालीन छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश करता था। चौथा विकल्प है पिता पुत्र के संबंध को। यहाँ पर विकल्प 100 सही है। वैदिककालीन छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसे अंतेवासीन कहा जाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है, 4 विकल्प दिए गए हैं, गृह वापसी, समीप बैठना, गुरु के पास जाना, वर्णन करना। यहाँ पर समावर्तन का अर्थ है गृह वापसी, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञानार्जन के समय किसका पालन करना अनिवार्य था। 4 विकल्प दिए गए हैं, संन्यास आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम का। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञानार्जन के समय ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना अनिवार्य था, इसलिए विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा का आधार क्या था। 4 विकल्प दिए गए हैं, धार्मिक, स्वतंत्रता, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक। यहाँ विकल्प 2 सही है, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा का आधार धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, संस्कृत की, व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, उपनिषद की। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की दी जाती थी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है यजुः का आशय है। 4 विकल्प दिए गए हैं, वेद में जो मंत्र गद्य रूप में होते हैं। दूसरा विकल्प है वेद के भाग से। तीसरा विकल्प है ब्रह्मचारी और चौथा विकल्प है आदित्य उपाधि धारक को कहा जाता था। तो यहाँ पर विकल्प असही है, अर्थात यजुः का आशय वेद में जो मंत्र गद्य के रूप में होते हैं। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कर्मकांड प्रधान वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। यहाँ पर विकल्प ब सही है, कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 17, 19, 16 एवं 18। पुराणों की संख्या 18 है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वेदों के संकलनकर्ता कौन हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, कृष्ण, द्वैपायन, वादरायण, वेदव्यास एवं इंद्र। तो वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वैदिककालीन शिक्षा थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, निःशुल्क, सशुल्क, करमुक्त। इनमें से कोई नहीं। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वैदिक काल में उपनयन होता था ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, उपर्युक्त सभी। तो वैदिक काल में शूद्र के अतिरिक्त ब्राह्मण, वैश्य एवं क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होता था। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वैदिक काल में चारों वेदों के अध्ययन की समयावधि कितनी थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, 48 वर्ष, 16 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। तो वैदिक काल में चारों वेदों के अध्ययन की समयावधि 48 वर्ष थी। इस प्रकार विकल्प सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।